हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बाल मनोविज्ञान के प्रश्नों के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ। और बाल मनोविज्ञान से प्रश्न जो है आपके टेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे कोई भी टेट का एग्ज़ाम हो दोस्तों, चाहे सी टेट हो, बी टेट हो, एस टेट हो या किसी भी प्रदेश का टेट हो, तो उसमें जो है 30 मार्क्स का प्रश्न जो आपका बाल मनोविज्ञान से पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग बेहतर तैयारी बाल मनोविज्ञान से संबंधित करोगे तो 30 में कम से कम 27-28 मार्क्स तो आप गेन कर ही सकते हो। तो आइए हम लोग जो है, चूँकि अभी टेट के एग्ज़ाम आने वाले हैं, यूपी टेट भी आने वाला है, तो हम लोग उसी को ध्यान में रखते हुए जो बाल मनोविज्ञान के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है दोस्तों कि किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण है। तो किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि किशोरावस्था किस उम्र को कहा जाता है। तो दोस्तों 12 से 18 वर्ष की जो आयु होती है यह किशोरावस्था की आयु होती है। तो ये इस आयु के जो बच्चे होते हैं वो किशोर कहलाते हैं। तो इनमें द्वंद्व यानी किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा द्वंद्व उभरता है दोस्तों, और इसका कारण पूछा जा रहा है। तो पीढ़ियों का अंतर होगा, या अवसरों की प्रतिकूलता होगी, या निराशा तथा निस्सहायता होगी, या किशोरावस्था में स्वप्न दर्शन होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अवसरों की प्रतिकूलता, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अवसरों की प्रतिकूलता के कारण जो है किशोरों में द्वंद्व सबसे ज़्यादा उभरते हैं, यानी उभरने का कारण है जो आपका अवसरों की प्रतिकूलता मानी जाती है। तो आपका बी ऑप्शन ही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि पाठचर्या है। तो पाठचर्या क्या है दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो पाठचर्या आपका क्या है? शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु है, या विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम है, या मूल्यांकन प्रक्रिया है, या कक्षा में प्रयुक्त पाठ्य सामग्री है। तो दोस्तों आपका पाठचर्या जो है वह आपका विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम हो जाएगा, यानी कि जो बच्चों को पढ़ाया जाएगा साल भर में वह आपका पाठचर्या कहलाता है। तो ये आपका विद्यालय का जो है आपका संपूर्ण कार्यक्रम जो है आपका पाठचर्या कहलाता है, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि डिसलेक्सिया संबंधित है। दोस्तों यह प्रश्न वीवीआई के तौर पे रखिए, क्योंकि बहुत बार जो है एग्ज़ाम्स में यह प्रश्न पूछा गया है। तो डिसलेक्सिया क्या है दोस्तों, यानी किससे संबंधित है? मानसिक विकार से संबंधित है, कि गणितीय विकार से, कि पठन विकार से, या व्यवहार संबंधी विकार से? तो दोस्तों डिसलेक्सिया जो है आपका पठन विकार से संबंधित जो है बीमारी है, यानी पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, हकलाहट होती है, डर होती है, तो ये आपका डिसलेक्सिया कहलाता है। यानी पठन पाठन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होते हैं वो डिसलेक्सिया कहलाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा टर्मन के अनुसार जो है सामान्य बुद्धि लब्धि होती है। तो दोस्तों बुद्धि लब्धि का सिद्धांत जो है विनय और टर्मन ने दिया है, और जो इसका यानी बुद्धि लब्धि का जो सिद्धांत है दोस्तों वह MA/CA/100। तो ये कई बार जो है आपको इसका सूत्र भी पूछ लिया जाता है दोस्तों, तो इसको भी निश्चित रूप से ध्यान में रखिएगा। तो इसका यानी कि सामान्य बुद्धि लब्धि पूछा जा रहा है दोस्तों, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 120 से 140, यानी 120 से 40 का जो रेशियो है यह आपका सामान्य बुद्धि लब्धि कहा जाता है, यानी यह समान बुद्धि लब्धि की श्रेणी में आता है। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि जब बच्चों को कोई नियम या सिद्धांत सिखाना हो तो अध्यापक प्रयोग करेगा। तो यानी बच्चों को जब नियम या सिद्धांत सिखाना हो तो अध्यापक क्या प्रयोग करेंगे? आगमन विधि प्रयोग करेंगे, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, या कहानी कथन विधि? तो दोस्तों जब बच्चों को नियम या सिद्धांत सिखाना हो तो अध्यापक को आगमन विधि का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि ऊपर से
नीचे की ओर बताना चाहिए, यानी कि पहले सूत्र बताना चाहिए, उसके बाद उसके आधार पर जो है प्रश्नों को हल करना बताना चाहिए। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण है। श्याम पट यानी कि ब्लैक बोर्ड जिसे हम लोग कहते हैं दोस्तों, जिस पे बच्चों को लिख करके समझाया जाता है, वो आपका श्याम पट हो गया। तो ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यह पूछा जा रहा है। तो अच्छा लेख या लिखने में स्पष्टता, या बड़े अक्षर या छोटे अक्षर। तो दोस्तों बड़े अक्षर छोटे अक्षर से कोई मतलब नहीं है। यहाँ 2 ऑप्शन आपका इसका सही जवाब लग रहा है। तो इसमें यानी लिखने में स्पष्टता से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपका अच्छा लेख, यानी ए ऑप्शन इसका ज़्यादा सटीक बैठता है। अगर कभी ऑप्शन में आपको अच्छा लेख ना दिया हो और लिखने में स्पष्टता हो तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों हो तो आप अच्छा लेख को ही टिक करके आना। दोस्तों ज़्यादातर जो आपका बाल मनोविज्ञान का प्रश्न होता है वो कंफ्यूजिंग होता है, यानी कि बहुत कम जो है उसके जो ऑप्शंस होते हैं उसमें डिफरेंसेस बहुत कम होते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, एग्ज़ाम्स में गलती कराते हैं। तो इस चीज़ को निश्चित रूप से आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न है भूल भुलैया परीक्षण के लिए उपयुक्त आयु है। तो भूल भुलैया परीक्षण के लिए उपयुक्त आयु कौन सी है दोस्तों? तो भूल भुलैया परीक्षण के लिए जो है उपयुक्त आयु आपका 5 से 10 वर्ष की आयु है, यानी 5 से 10 वर्ष के बच्चों को जो है भूल भुलैया परीक्षण के लिए सही माने जाते हैं। इसके तहत जो है आपका किसी प्रकार के बॉक्स में जो है कुछ खोजने के लिए दिया जाता है। तो ये भूल भुलैया परीक्षण के लिए जो है आपका 5 से 10 साल के जो बच्चे होते हैं, यानी प्राइमरी स्कूल के बच्चों के ऊपर जो है भूल भुलैया परीक्षण का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि समायोजन की प्रक्रिया है। तो समायोजन की प्रक्रिया क्या है दोस्तों? स्थिर है, गतिशील है, स्थानापन्न है या अवरोधी है। तो समायोजन की जो प्रक्रिया है दोस्तों वह जो है आपका गतिशील है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या अध्ययन करता है दोस्तों? प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन करता है, या वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन करता है, या ध्यान वंश रुचि का अध्ययन करता है, या व्यक्तित्व भेदों का अध्ययन करता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वंशानुक्रम एवं वातावरण का अध्ययन जो है आपका बाल मनोविज्ञान करता है, यानी कि आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो छोटी कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है दोस्तों? पढ़ाने की उत्सुकता, या धैर्य व दृढ़ता, या शिक्षा विधियों का ज्ञान, या मानक भाषा का ज्ञान। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा धैर्य व दृढ़ता, क्योंकि छोटी कक्षाओं के जो बच्चे होते हैं वह बहुत ज़्यादा शरारती भी होते हैं और बहुत ज़्यादा उनमें जिज्ञासा होती है, और जिज्ञासावश जो है वो प्रश्न भी बहुत अधिक करते हैं। तो यहाँ पर जो है टीचर को धैर्य और दृढ़ता रखना पड़ेगा, यानी उनकी बदमाशियों से भी जो है आपको पेशेंस नहीं खोना है, और उनके प्रश्नों को सुनकर भी जो है आपको धैर्य व दृढ़ता बनाए रखना होगा। तो छोटी कक्षाओं में शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषता धैर्य और दृढ़ता ही माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। आप इस कथन से क्या पूर्ण सहमत है, या संभवतः सहमत है, या असहमत है, या कुछ सीमा तक सहमत है? तो दोस्तों बालक में सामाजिक भावना का जो विकास है वह जन्मजात नहीं होता है, बल्कि यह समाज में यानी जब जन्म लेता है और वह समाज में रहना प्रारंभ करता है तभी उसके नियमों को और सीखता है, उसमें रहना
वह समझता है कि किस प्रकार रहना है, किस प्रकार से अपना विकास करना है। तो यह जन्मजात नहीं होता है, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि असहमत है। यानी बालक में जन्मजात यह विकास नहीं होता है, तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा कि असहमत है। अगला प्रश्न है हमारा कि छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप इसके लाभ बनाएंगे, या अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे, या सहयोग की भावना की कहानी सुनाएंगे, या सहयोग न करने वाले को दंडित करेंगे। तो दोस्तों, छात्रों में परस्पर जो सहयोग की भावना को विकसित करने के लिए जो है अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे। दोस्तों, बच्चे जो है आप जो बोलोगे उससे ज़्यादा वो आप जो करोगे उस पर वो ध्यान देते हैं और वो सीखते भी हैं, उसका अनुकरण भी करते हैं। तो आपको उनमें सहयोग की भावना विकसित करने के लिए अन्य शिक्षकों के साथ आपको मिलकर कार्य करना होगा। तो वो जब देखेंगे कि आप अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, मीन्स आप एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, तो वो भी जो है उनमें भी जो है सहयोग की भावना विकसित होगी। आप कितना भी उसको कह लीजिए, लेकिन वो उसी चीज़ का अनुकरण करेंगे जिसको वो प्रैक्टिकली देखते हैं। तो इसका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बच्चों की वृद्धि के अनुरूप उनकी रुचियां हैं। तो बच्चों की वृद्धि के अनुरूप उनकी रुचियां क्या है दोस्तों? बहुमुखी हो जाती है, या सुदृढ़ व सीमित हो जाती है, या अनियमित दिशा में चली जाती है, या पहले जैसी रहती है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा बहुमुखी हो जाती है। यानी बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनकी वृद्धि का यानी उनकी जो रुचियां हैं अलग अलग दिशाओं में जाने लगती है। यानी यह जो है बहुमुखी हो जाती है उम्र के साथ, जो है यह मतलब हर दिशा में इनकी रुचियां जो है बढ़ती है, फैलती है। तो ये बहुमुखी हो जाती है उम्र के साथ। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है दोस्तों? छात्र धन कमा सके, ज्ञानार्जन कर सके, या बेहतर जीवन जिए, या सम्मान पा सके। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ज्ञानार्जन कर सके। किंतु अभी के जो परिवेश है उसमें आपका इसका मूल उद्देश्य छात्र धन कमा सके, यानी कि सरकारी नौकरी कर सके, मीन्स किसी भी प्रकार से वो अपने जीविकोपार्जन को अर्जित कर पाए, उसको सीख पाए। यही आज के शिक्षा का मूल उद्देश्य हो गया। लेकिन इसका मूल उद्देश्य आपका ज्ञानार्जन कर सके ये होना चाहिए, किंतु यह अब बदल चुका है और ये इसका रूप हो चुका है। किंतु हमें तो सटीक जवाब चाहिए, उत्तर चाहिए, तो इसका सटीक उत्तर आपका हो जाएगा ज्ञानार्जन कर सके। अगला प्रश्न है हमारा कि एक बालक को संतुलन, सुधरेपन और स्वस्थता का अनुपालन करता है, तो वह सूचक है। तो यानी अगर कोई बालक संतुलन और सुधरेपन और स्वस्थता का अनुपालन करता है तो वह किसका सूचक है दोस्तों? रुचि का, अभिवृत्ति का, प्रशंसा का, या मूल्य का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों प्रशंसा का। जाहिर सी बात है, अगर एक बालक संतुलन और सुधरेपन और स्वस्थता का व्यवहार करता है, अनुपालन करता है, तो वह प्रशंसा का ही पात्र होगा। तो इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे होते हैं। तो स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे कैसे होते हैं? डरपोक तथा संकोची बिल्कुल नहीं होते हैं दोस्तों। निर्भीक तथा स्वतंत्र, शांत तथा सक्रिय, सक्रिय तथा जिज्ञासु। तो निर्भीक तथा स्वतंत्र, शांत तथा सक्रिय, ये सब इतना सटीक नहीं लगता दोस्तों जितना आपका ये डी ऑप्शन सही लगता है, यानी सक्रिय तथा जिज्ञासु। तो बच्चे जो है स्वभाव और प्रकृति से सक्रिय भी होते हैं और जिज्ञासु भी होता है। जिज्ञासावर्षी जो है दोस्तों वह आपका सबसे ज़्यादा प्रश्न करते हैं, क्योंकि उनके मन में जो है जिज्ञासाएँ बहुत होती है, तो उसी के अनुसार जो है वो प्रश्न सबसे अधिक करते हैं। जो कई बार तो ऐसे प्रश्न भी करते हैं जिनका जवाब देना जो बड़ों के लिए भी मुश्किल हो जाता है। और सक्रियतावर्ष जो है वो शरारत करते हैं। तो ये शरारती और जिज्ञासा के वजह से ही जो बच्चे
आपका यानी स्वभाव प्रकृति से सक्रिय और जिज्ञासु होते हैं। इसी वजह से जो है कहा जाता है कि जो प्राइमरी स्कूल के शिक्षक हैं उनको धैर्य और दृढ़ता बनाए रखना चाहिए। तो आपका यानी उनका उस टीचर का स्वभाव होना चाहिए धैर्य और दृढ़ता, जो कि प्राइमरी स्कूल के टीचर हो। तो क्यों होना चाहिए धैर्य और दृढ़ता? क्योंकि बच्चे सक्रिय और जिज्ञासु होते हैं, और वह जो है सक्रिय और जिज्ञासु होने के कारण शरारत और प्रश्न ज़्यादा करते हैं। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि छात्र उस शिक्षक को पसंद करते हैं जो समस्याएं सुनता है, नाराज़ नहीं होता है, समय का पाबंद होता है और सुंदर होता है। तो सुंदर से तो कोई लेना देना है नहीं दोस्तों, बच्चों को उससे कोई मतलब नहीं होता है। समय का पाबंद हो, इससे भी बच्चों को इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बच्चे अभी यानी ये सब रूल रेगुलेशन से परे होते हैं। नाराज़ नहीं होता, हाँ ये थोड़ा हो सकता है, किंतु आपका इसका सटीक जवाब होता है समस्याएं सुनता है, यानी ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि बच्चे जिज्ञासु होते हैं और वो प्रश्न करते हैं, तो जो टीचर आपका समस्याएं सुनेंगे, उनके प्रश्नों का जवाब देंगे, तो उन्हीं शिक्षक को जो है छात्र पसंद करते हैं। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयु वर्ग है, तो प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयु वर्ग क्या है दोस्तों? 6 से 16 वर्ष, या 12 से 18 वर्ष, या 18 से 50 वर्ष, या 15 से 35 वर्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका 15 से 35 वर्ष। यानी जो बच्चे 15 वर्ष की आयु तक, यानी मूल रूप से जो है 15 वर्ष की आयु में बच्चे मैट्रिक कर लेते हैं, तो इस आयु तक जो बच्चे अक्षर का ज्ञान नहीं रखते हैं, जो पढ़ लिख नहीं पाते हैं, तो वो अगर शिक्षा के लिए प्रयास करते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं, तो वो उस वर्ग के आयु को, यानी उस आयु वर्ग के जो लोग होते हैं वह प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। यानी 15 से 35 वर्ष की आयु प्रौढ़ शिक्षा की आयु वर्ग है। तो इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि समाज की उन्नति का मूल है, तो समाज की उन्नति का क्या मूल है दोस्तों? तो बालक बालिका शिक्षा एक समान हो। तो इसका ए ऑप्शन ही आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों सही बात है कि जब तक जो कोई भी समाज में समानता नहीं होगी स्त्री और पुरुष के बीच, तो वह समाज कभी भी विकसित समाज नहीं कहलाएगा। तो स्त्री और पुरुष के बीच समानता तभी होगी जबकि दोनों का जो है शिक्षा एक समान हो, और शिक्षा एक समान हो करके ही जो हम बालक और बालिका का मूल, यानी किसी भी समाज का जो है उन्नति हम कर सकते हैं। तो इसका ए ऑप्शन ही सही जवाब हो जाएगा, यानी कि किसी भी समाज की उन्नति का मूल जो है आपका बालक बालिका का शिक्षा एक समान होना है। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का कि छोटे बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु, तो क्या ज़रूरी है दोस्तों छोटे बच्चों के ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील और सक्षम बनाने हेतु? तो उनके समक्ष सामग्री रखकर निरीक्षण करवाएं, वस्तु उठाने रखने का काम सौंपेंगे, उनको क्रियाशील रखेंगे, या कक्ष में शांत बैठने के लिए कहेंगे। तो दोस्तों बच्चों को, यानी छोटे बच्चों को ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम रखने के लिए आपको उनको क्रियाशील रखना होगा, यानी इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि छोटे बच्चों को ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील और सक्षम बनाने के लिए जो है उनको क्रियाशील रखेंगे। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों कैसे लगे प्रश्न आपको? अगर प्रश्न अच्छे लगे तो आप लाइक बटन को ज़रूर क्लिक कीजिए, और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो देव स्टडीज़ से जुड़ने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।